कैलाशपुरा नाम का एक गांव था। कैलाशपुरा गांव की सबसे खास बात ये थी कि गांव एकता का प्रतीक था। दूसरे गांव और कस्बों के लोग कैलाशपुरा की एकता की मिसाल दिया करते थे, लेकिन कुछ वक्त से कैलाशपुरा गांव के लोग बंजरपन और बारिश न होने की वजह से बहुत ही परेशान थे। इस नदी में एक बूंद भी पानी नहीं बचा है। कुएं सूख गए, नदी सूख गई। हैंडपंप से तो 3 घंटे चलाओ तो एक बूंद पानी आता है। इस नदी को देखकर तो मुझे प्यास लग रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए हमें शहर जाना चाहिए। कम से कम वहाँ 2 वक्त के खाने का इंतजाम तो हो जाएगा। शहर जाएं तो जाएं कैसे? हमारे पास उतने पैसे भी तो नहीं हैं। शहर यहीं पास में थोड़ी ना है। बैलगाड़ी, ट्रेन और कई सारे गाड़ियों का किराया भी बहुत ज्यादा हो गया है। तुम भी सही कह रही हो बेगम। अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। चलो गांव की तरफ जाकर देखते हैं। गर्मी से प्यास के मारे ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र का पानी ही पी लूं। अरे मुरारी, ये कैसी बातें कर रहे हो? समुद्र का खारा पानी कोई कैसे पी सकता है भला? और क्या करूं हीरा भाई, गर्मी के मारे हालत खराब है। हमें इस चीज के ऊपर ना काम करना होगा, वरना हमारे गांव के बच्चे बूढ़े सबकी जान खतरे में आ जाएगी। हमें चलकर गांव के चबूतरे में बैठे पंडा बाबा को इस मसले के बारे में बताना चाहिए। वहां चलकर इसका कोई न कोई हल तो निकल ही जाएगा। तुमने ठीक कहा, हमें वहां चलना चाहिए। हीरा मणि और उसकी बीवी मुरारी के साथ मिलकर उस गांव के सबसे बूढ़े पंडा बाबा के पास जाते हैं। बाबा जी की जय हो। पंडा बाबा उनसे कहते हैं, कहो तुम सबका यहाँ किस काम से आना हुआ? वैसे तो कोई भी मेरे आसपास नजर नहीं आता। वो क्या है ना कि हम आपसे ये जानने आए हैं कि हमारे गांव की पानी की मुसीबत कब ठीक होगी। तुम अब आ रहे हो जब सब हो गया, जब बीत चुकी है। हम कुछ समझे नहीं जनाब, आप क्या कहना चाहते हैं? खुलकर कहिए ना। सारे गांव वालों को इकट्ठा करो और चलो मेरे साथ। लगता है ये जनाब प्यास के चलते पगला गए हैं, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। पंडा बाबा सारे गांव वालों को लेकर गांव के सबसे पुराने सूर्य देव के मंदिर जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं, ये देखो, तुम गांव वालों में से कोई भी नहीं जानता कि सूर्य देव की मूर्ति कहाँ गई। बाबा के इतना कहते ही सब मूर्ति की ओर देखते हैं और उन्हें वहाँ पर कोई भी सूर्य देव की मूर्ति नजर नहीं आती जो वहाँ पहले हुआ करती थी। ये कैसे हो सकता है? मैं तो पिछले महीने ही यहाँ पर आया था, तब तो मूर्ति यहीं पर थी। क्यों बेगम? जी आपने सही कहा, पता नहीं ये कैसे हो गया। मूर्ति मंदिर में ना होने से ऐसा क्या हो गया? बाबा आप बातों को घुमाए ना और सीधे सीधे बता दे बात क्या है। तब बाबा ने सारी बातें गांव वालों को बताई। तुम सबको याद होगा महीने भर पहले शहर का एक इंसान यहाँ पर घूमने आया था। जी बाबा, मुझे अच्छे से याद है और वो मंदिर में ही रुका हुआ था। वाह, ये मंदिर तो बहुत पुरानी लग रही है। अगर मैं इस मंदिर की मूर्ति को बेच दूं तो मैं रातों रात अमीर हो सकता हूँ, लेकिन इसके पीछे मुझे बहुत दिमाग लगाना होगा। शहरी कारोबारी शहर के कुछ चोरों को पैसे देता है और उन्हें मंदिर की मूर्ति चुराने के लिए कहता है। चोर आकर रातों रात मंदिर से सूर्य देव की मूर्ति चुराकर ले जाते हैं। तुम गांव वालों को शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी नजरों के सामने खुलेआम चोरी हो गई और तुम समझ नहीं पाए। धिक्कार है तुम लोगों पर। बाबा मैं अब भी समझ नहीं पाया कि बात क्या है। उस मूर्ति से गर्मी का क्या लेना देना? सूर्य देव की मूर्ति जब तक गांव में थी, गांव खुशहाल और बहुत अच्छी अपनी जिंदगी गुजार रहा था। मूर्ति चोरी होने की वजह से ही इतनी सारी दिक्कतें हमारे गांव में आ रही हैं। ठीक कहा हीरा मणि ने, जब तक वो मूर्ति अपने सही स्थान पर नहीं आएगी तब तक ये दिक्कतें बढ़ती ही रहेंगी और उस व्यापारी को गुनाह की सजा उसे जरूर मिल जाएगी। हीरा मणि और मुरारी, तुम दोनों शहर जाकर मूर्ति ढूंढो और उसे इसी जगह पर फिर से ले आओ। आपका हुक्म सर आंखों पर। हम तुरंत ही शहर के लिए रवाना हो रहे हैं। बेगम
तुम कुछ खाना बांधकर हमें दे दो, हम आज ही शहर के लिए निकलेंगे। बाबा की बात सुनकर मुरारी और हीरामणि शहर जाने के लिए तैयार हो गए। सारे सामान लेकर वो शहर के लिए निकल गए। पूरे 2 दिन बाद वो शहर पहुँचे। फिर हीरामणि ने कहा, इतने बड़े शहर में हम उस व्यापारी को कहाँ ढूंढेंगे? सिर्फ तुमने ही उसे देखा है, मुझे तो पता भी नहीं है कि वो कैसा दिखता है। शैतान हमेशा अंधेरे में नजर आता है। वहाँ देखो, कई सारी गैर कानूनी दुकानें और कई सारे अवैध व्यापार चलते हैं। वहाँ चलो। मुरारी और हीरामणि उस अवैध जगह पर जाते हैं। तब उन्हें एक आदमी गेट पर ही रोक लेता है। अरे अंदर कहाँ जा रहे हो? अंदर जाना मना है। अरे हम व्यापारी साहब से मिलने एक बेशकीमती तोहफा लेकर आए हैं। पहले बताना था ना कि तुम मालिक के दोस्त हो। चलो अंदर जाओ, सीधे सीधे जाना, यहाँ वहाँ मत जाना। हीरामणि और मुरारी दोनों उस घर के अंदर गए और वहाँ जाकर देखा कि घर के अंदर एक छोटा सा तालाब है, जिसके अंदर कई सारे बेशकीमती मूर्तियाँ रखी हुई हैं और वो शहरी कारोबारी फोन पर किसी से बात कर रहा है। दोनों छुपकर उसकी बातें सुनने लगे। साहब, आज आप आ रहे हो ना? मैंने मूर्तियों को छुपा कर रख दिया है अपने ही घर में। किसी को कोई शक भी नहीं होगा। आप शाम तक आ जाइए और पैसों का बक्सा लेकर आइएगा। उस शहरी की बात सुनकर हीरामणि और मुरारी डर गए और उस घर से बाहर चले गए। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें कुछ भी करके पुलिस को बुलाना होगा। तुमने ठीक कहा, इस दरिंदे को जल्द से जल्द हमें काल कोठरी में डालना ही होगा। हीरामणि और मुरारी दोनों ने तुरंत ही पुलिस को बुलाया और उन्हें सारी बातें बता दी। पुलिस वाले ने उस शहरी कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। मुझे छोड़ दो, मैंने कोई गलती नहीं की है, मुझे जाने दो। तुम दोनों ने मिलकर अच्छा काम किया है। अपनी मूर्ति लेकर चले जाओ। रही बात इसकी, तो हम इसको सही जगह पर पहुंचा देंगे। हीरामणि और मुरारी दोनों सूर्य देव की मूर्ति लेकर वहां से अपने गांव आ जाते हैं। गांव वाले उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। तुम दोनों पर गांव को नाज है। जल्दी से इस मूर्ति को उसकी जगह पर रख दीजिए। गांव वालों ने मिलकर सूर्य देव की मूर्ति को स्थापित किया। जैसे ही वो मूर्ति अपने असली जगह पर पहुंची, सूर्य देव प्रकट हो गए और कहने लगे, मैं तुम सब की भक्ति से प्रसन्न हुआ, इसलिए मैंने तय किया है कि इस गांव में सूरज से बारिश होगी। अब से तुम सब गांव वालों को किसी भी बात की चिंता नहीं होगी। इतना कहकर सूर्य देव वहाँ से चले गए और उनके जाते ही सूरज से बारिश होने लगी और सारी तपती हुई गर्मी खत्म हो गई। बारिश इतनी जोरदार थी कि गांव वाले बेहद खुश हो गए। अगरतला गांव में आज भी लोग खेती बाड़ी पर अपना जिंदगी बिताते थे। रोजी रोटी का और कोई रास्ता नहीं था, पर जैसे जैसे इनके गांव में लोगों की तादाद बढ़ती गई, वैसे वैसे खेत भी कम पड़ते जा रहे हैं। जिस मुश्किल का हल निकालने के लिए मुखिया सभी गांव वालों को पंचायत में बुलाते हैं। वैसे तो हर बात पंचायत किसी के आपस के मामले सुलझाने के लिए बैठाई जाती है, पर इस बार यहाँ पर जिस मसले का हल ढूंढना है वो हम सभी गांव वालों की मुसीबत बन चुकी है। हम सभी की मुसीबत, पर हम किसानों को तो कोई भी मुसीबत नहीं है। अच्छा, क्या तुम्हारे खेतों में उगने वाला अनाज तुम्हारे पूरे परिवार के लिए पूरा हो जाता है क्या? नहीं होता मालिक, हमारे घर में 4 लोग थे, पर जब से दोनों बेटों का निकाह हुआ है और बच्चे हुए हैं, खाने पीने की बहुत कमी हो गई है। पर क्या ये मुसीबत नहीं है? पर क्या ऐसी मुसीबत सभी के घरों में नहीं है? जरूर है मालिक। मुसीबत क्या, ये तो आफत बन चुकी है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, मुझे माफ कर दीजिए। तो क्या किसी के पास इस मुसीबत का हल है? क्योंकि हम लोगों के खानदान में लोग तो बढ़ते ही जा रहे हैं, पर हमारे गांव में आज भी उतने ही खेत हैं जितने कि आज से 20 साल पहले थे। जी, मैं कह रहा था कि क्यों ना हम सरकार से कुछ गुजारिश करें, शायद हमारी कुछ मदद हो जाए।
हम सरकार के आगे कभी भी हाथ नहीं फैलाएंगे जब तक कि हमारे हाथ पैर तंदुरुस्त हैं। कुछ ऐसी तरकीब निकालनी होगी जिससे कि हम आपस में ही तरकीब ढूंढ सकें। हल्कू की बीवी बहुत देर से सबकी बातें सुन रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर पंचायत में आज तक औरतें कभी भी अपनी बात नहीं रखती थीं। इसीलिए वो बोलने से पहले घबरा रही थी। जी मालिक, मेरी बेगम कुछ कहना चाहती है। अगर ये पंचायत उसको बोलने का मौका दे तो। आज से एक बात सभी लोग कान खोल कर सुन लो। हमारा गांव भले ही तरक्की के मामले में पीछे है, पर हमारी सोच कभी भी छोटी नहीं होनी चाहिए। आज से कभी भी इस गांव में मर्द और औरत के बीच में कोई भी इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। जी धन्यवाद। तो क्या मैं बोल सकती हूँ? आज से तुम बोल भी सकती हो। मैंने सुना है कि तुमने तालीम भी ली है, इसलिए चाहो तो गांव के बच्चों को तालीम भी दे सकती हो। जी, मैं कह रही थी कि जब हम लोग इस गांव में आए तो यहाँ पर एक भी खेत नहीं था और हम सभी ने अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ज़मीन खोदकर खेत बनाए। तो जब आज फिर से ज़रूरत है तो हम फिर से खोदकर नए खेत क्यों नहीं बना लेते? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हम तब भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते थे और आज भी नहीं हटेंगे। पर बात यह है कि अब खोदेंगे कहाँ? खाली जमीन तो कहीं नहीं बची है और जंगलों को काट कर हम जंगली जानवरों के घरों को उजाड़ना नहीं चाहते। अगर हम पहाड़ के पिछले वाली जमीन पर काम करें तो? वो जमीन बहुत कठोर है, साथ में भी वहाँ बड़े बड़े पत्थर भी हैं। उनको हटाना नामुमकिन है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है और कुछ देर पहले आपने ही कहा जब तक हमारे हाथ पैर सलामत है हम मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। सब लोग चुन्नी की बात और ख्याल से सहमत हो जाते हैं और पहाड़ के पिछले वाले जमीन को खोदकर वहां खेत बनाने का फैसला करते हैं। अगले दिन सभी लोग कुदार, फावड़ा, हथौड़ा और बाकी का सामान लेकर वहां पहुंचते हैं। हम आ तो गए हैं, पर ये काम इतना मुमकिन नहीं होने वाला है। उतना मुश्किल भी नहीं है जितना लग रहा है और हम अकेले भी तो नहीं हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बेगम इतने मजबूत हौसले वाली है। मुझे भी नहीं पता था कि आप इतने कमजोर हैं। थोड़ी देर काम करके ही थक गए। अब नहीं होता चुन्नी, जवानी जा चुकी है। सच कहूँ तो अब मुझ में खेती करने की भी ताकत नहीं बची है। घुटनों में बहुत दर्द होता है, पर मैं किसी को बताता नहीं हूँ। वैसे भी बताकर क्या हो जाएगा। इतना कहकर हल्कू कुदार लेता है और फिर से खोदने लगता है, पर चुन्नी उसके पास जाकर उसके हाथों से कुदार ले लेती है। सच कहती हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, नहीं तो कभी भी तुम्हें यहाँ काम करने के लिए नहीं बोलती। आज से तुम आराम करो। जब तक मुझ में ताकत है हम दोनों के लिए मैं अकेले ही मेहनत कर सकती हूँ। वैसे तो इन सब पर मैं यकीन नहीं करता, पर कभी कभी लगता है कि मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे कि मुझे तुम जैसी मुहज्जत और अकीदतमंद बेगम मिली। अच्छा, आज तक तो तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें नहीं निकली। कई बार सोचा कि कहूँ, पर मौका ही नहीं मिला। सोचा कि आज नहीं कह पाया तो कब कहूँगा। अच्छा ठीक है, अब मुझे काम करने दीजिए। चुन्नी और बाकी के लोग दिन रात खुदाई करते हैं और एक दिन खुदाई करते करते चुन्नी को जमीन के अंदर कई सारे भगवान की मूर्तियां मिलती हैं। सभी लोग यहाँ आइए, जल्दी आइए। मूर्तियां देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। ये केवल भगवान की मूर्तियां ही नहीं है, बल्कि हम सभी को भगवान की दुआ मिली है। अब हम सब लोग मंदिर बनाकर इन सभी मूर्तियों को वहाँ स्थापित करेंगे। गांव वाले अपने हाथों से ही गांव में 4 मंदिर बनाते हैं और चारों मूर्तियों को अलग अलग मंदिरों में स्थापित कर देते हैं। जब आसपास ये खबर फैलती है तो दूर दूर से लोग इन मूर्तियों के दर्शन के लिए आते हैं। अरे वाह,
इतनी भव्य मूर्ति तो मैंने आज तक नहीं देखी। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने खुद ही दर्शन दे दिए हों। जी हाँ, हमने भी जब पहली बार इनको देखा था तो हम लोग भी देखते ही रह गए थे। ये मैं कुछ पैकेट अगरबत्तियां लेकर आया हूँ, इन्हें यहीं मंदिर में रख देता हूँ, आप लोग इन्हें जला दिया करिएगा। मुखिया देखता है कि जो सभी लोग बाहर से दर्शन के लिए आते हैं वो अगरबत्ती बाहर से ही खरीद कर लाते हैं, जिससे उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो फिर से गांव वालों को इकट्ठा करता है। देखिए, आज मैं आप सभी का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में लोग दर्शन के लिए आते हैं और अगरबत्तियाँ बाहर से खरीदते हैं। अगर वही अगरबत्तियाँ हम लोग खुद बनाएं तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा विचार है, पर अगरबत्तियाँ बनाएंगे कैसे? हम अगरबत्ती के पेड़ उगाएंगे। अगरबत्ती के दरख्त पर कैसे? देखिए, अगरबत्ती में बांस की लकड़ी का इस्तेमाल होता है और खुशबू के लिए गुलाब के फूल। हम इन दोनों की खेती करेंगे। बाकी गाय तो हम सबके घरों में है ही, उसका गोबर अगरबत्ती के लिए सबसे अच्छा होता है। तुम्हारे विचार सच में अच्छे हैं। हल्कू, तुम्हारी बीबी बहुत होशियार है। क्या सोचकर निकाह किया था तुमने? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मुझ जैसे को ऐसी बेगम कैसे मिल गई। इसने तो तुम्हारे साथ साथ गांव का भी भला कर दिया है। वो सभी लोग अपने अपने खेतों में बांस के पेड़ और गुलाब के पौधे लगाते हैं। कुछ ही वक्त में ये पौधे तैयार हो जाते हैं। बांस अब तैयार हो चुके हैं। हमें इन कोमल बांसों से ही अगरबत्ती बनाएंगे। सभी लोग अपने अपने उगाए हुए बांसों को काटते हैं और उनको बारीक बारीक काट कर अगरबत्ती के नाप के टुकड़े बनाते हैं। इसके बाद गाय के गोबर को गुलाब के पानी से गूंथकर उसका लेप बांस के टुकड़ों पर चढ़ाते हैं और अगरबत्तियां बनाकर तैयार कर देते हैं। हम लोगों ने तो एक लघु सनद बना लिया है। अब जल्दी से ये बात लोगों में मशहूर हो जाना चाहिए, ताकि जो भी यहाँ के मंदिरों में आए वो अगरबत्तियाँ इसी गांव से खरीदे। अब जो भी श्रद्धालु बाहर से यहाँ दर्शन के लिए आता, गांव वाले उनको गांव की बनी हुई अगरबत्ती खरीदने के लिए कहते और धीरे धीरे सभी को ये पता चल जाता है कि अगरतला गांव के लोगों ने अगरबत्ती बनाना शुरू कर दिया है, जिससे गांव से दूर एक अगरबत्ती बनाने वाले आदमी का बहुत नुकसान होता है। आज तक तो शिवम ब्रांड की ही अगरबत्तियां ही हर मंदिर में जलाई जाती थीं। जब से अगरतला वालों ने अगरबत्तियां बनाना शुरू किया है, तब से शिवम ब्रांड की अगरबत्तियां बिकना ही बंद हो गई हैं। कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। शिवम को जब कुछ उपाय नहीं सूझता तो वो गांव में आकर यहाँ के मुखिया जी से इस बारे में बात करता है। मुखिया जी, आप तो कई सालों से मेरी बनाई हुई अगरबत्तियां मंदिरों में जलाते आए हैं, इसलिए मुझे अपने बारे में बताने की जरूरत तो नहीं है। पर हाँ, मेरी हालत जो आजकल हो गई है ना, इस बारे में आपका जानना जरूरी है। और इस सब के पीछे तुम्हारे गांव का हाथ है। हमसे अगर कोई भूल हुई है तो हमें माफ कर दीजिए, पर जहाँ तक मेरी समझ से इस गांव के लोगों ने आज तक ऐसा काम नहीं किया है जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो जाए। फिर भी आप कह रहे हैं तो जरूर इसके पीछे कोई राज होगा। राज यह है कि आपके गांव वालों ने जब से अगरबत्तियां बनाना शुरू किया है, तब से कोई भी मेरी बनाई हुई अगरबत्तियां नहीं खरीद रहा है। पर हमने ये सब आपके काम को बंद करने के लिए नहीं किया है, बल्कि अपने गांव के रोजगार के लिए किया है। पर इससे आखिर काम तो बंद मेरा ही हुआ ना। और वैसे भी आप लोगों के पास तो जीवन भर के लिए खेत है ना, आप लोग खेती क्यों नहीं करते हैं? हम लोग तो हैं ही किसान, पर जब से गांव में मंदिर बने हैं, हमने अगरबत्ती बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। पर हमारी जरूरतें भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। पर आपके गांव वालों को ये काम बंद करना होगा। देखिए, हम किसी का बुरा तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए काम तो हम बंद नहीं करेंगे। और वैसे भी आपके पास तो दूध का अच्छा खासा कारोबार है। आसपास के सभी गांव का दूध तो आपके ही डेयरी पर जाता है। को भला पैसों की क्या कमी?
ये आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शिवम गांव के मुखिया को धमकी देकर वहां से चला जाता है, पर गुस्से में उसने जो किया उससे कुछ भी नहीं हुआ। मुखिया और बाकी के गांव वालों ने अगरबत्ती बनाना नहीं छोड़ा। लगता है ये लोग कैसे नहीं मानेंगे। अब कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। क्यों ना इनकी बांस की खेती को ही खत्म कर दिया जाए, तब ना रहेगा बांस और ना बनेगी अगरबत्ती। अब शिवम रात को चुपके से एक मशाल लेकर गांव वालों के खेतों में जाता है और एक एक करके सभी बांस के दरख्तों में आग लगा देता है और देखते ही देखते सभी दरख्त आग में जलकर राख हो जाते हैं। अब मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग अगरबत्ती बनाते हो या इन जले हुए कोयलों से खिचड़ी। सुबह उठने पर गांव वाले देखते हैं कि उनके बांस के सभी पौधे जलकर राख हो चुके हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत मायूस हो जाते हैं। मुखिया को अंदेशा हो जाता है कि कहीं न कहीं ये शिवम का ही किया धरा है, मगर कोई सबूत न होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। अब तो हम सभी का बहुत नुकसान हो गया है और नए पौधे उगने में बहुत वक्त लग जाएगा। ये सारा नुकसान जानबूझकर किया गया है। पर अब हल क्या है? मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है। अब हमारे प्रभु ही हमें रास्ता दिखाएंगे। मुखिया और बाकी के गांव वाले मंदिर में जाते हैं और अपनी बनाई हुई अगरबत्ती जलाकर पूजा करते हैं। अगरबत्ती के पूरा जल जाने के बाद उसका जो निचला हिस्सा बन जाता है, सफाई करने के बाद मुखिया उनको कूड़े के साथ उठाकर मंदिर के पिछले हिस्से में डाल देता है और अगले दिन वहाँ पर एक अगरबत्ती का पेड़ उगा हुआ रहता है और उस पर बहुत सारी अगरबत्तियां लगी होती हैं। अरे ये तो चमत्कार हो गया। चुन्नी सबको मंदिर के पास बुलाती है। देखिए, मैं सुबह पूजा करने के लिए यहाँ आई तो देखा कि अगरबत्ती के दरख्त से अगरबत्तियां नीचे गिर रही हैं। मुखिया दरख्त के नीचे से अगरबत्तियां उठाता है और उनको सूंघता है। ये तो वैसी ही खुशबूदार अगरबत्तियां हैं जैसा कि हम लोग बनाते थे। सभी गांव वाले इसको भगवान का आशीर्वाद समझकर इन अगरबत्तियों को मंदिर में जलाते हैं। दूसरी तरफ पंचायत बिठाई जाती है। यहाँ पर सभी लोग शिवम को गांव से दूध न देने की बात करते हैं। जिस तरह से शिवम ने उस दिन आपको धमकी दी थी, उससे तो यही लगता है कि हमारे खेतों में आग उसी ने लगाई है। क्यों ना हम लोग आज के बाद अपने गांव से दूध देना ही बंद कर दें, तब उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ठीक कहा तुमने। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। जब ये बात शिवम को पता चलती है तो वो गांव में आकर सभी से माफी मांगता है और अब से सभी को उनके दूध की सही कीमत देने की भी बात करता है। सभी लोग उसको माफ कर देते हैं। आज से मैं आप लोगों के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचूंगा। सभी लोगों के साथ शिवम भी दरख्त से अगरबत्तियां लेकर मंदिर में पूजा करता है।